अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ये पार्ट नंबर 2 है, यानी कि सेकंड लेक्चर है। आप लोगों ने करना ये है कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपने क्लियर करना है, और पहले वो क्वेश्चन होंगे, देन हम उनके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहली बात ये कि हम सी प्लस प्लस को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, एज़ वेल एज़ उसका अपनी लाइफ के अंदर जो भी असरअंदाज होता है या क्यों पढ़ते हैं ये एक लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई ज़ुबान बोलते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश का जो है उसमें आपको पहले कुछ बेसिक कंपोनेंट सिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद आपको इंग्लिश बोलने के एक ख़ास तरतीब आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं, मैं सपोज़ कि आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 2 + 2 = 4 होता है, ये बात सी प्लस प्लस में करके दिखाएं। तो उसके लिए ये नहीं है कि आप सिंपल जाके 2 + 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कुछ स्टेप्स पे डिपेंड होगा। आपसे मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना सिखा दें मुझे, या उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लिया करे, तो उसके लिए भी आप सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। फिर आपको मैं अगर ये कहता हूँ कि सपोज़ कि आप एक जो है ना गाड़ी बनाना चाहते हैं जो कि मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप एक गेम बनाना चाहते हैं। अक्सर आप मोबाइल के अंदर खेलते रहते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें आप डिफरेंट वे से गेम खेल रहे होते हैं, तो वो आपने उसको डेवलप किया होता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो इसके बाद ATM जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करना, कैलकुलेटर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बेसिकली सी प्लस प्लस में आती हैं। अब स्टूडेंट, हमारा जो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट करूंगा और देन उनके आपको आंसर दूंगा। ये लेक्चर आपके लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इस लेक्चर को बेस बना के आप लोग चाहे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, मैं चूँकि ये वीडियो मैथमेटिक्स के उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि जो लेक्चर ले रहे हैं सी प्लस प्लस का, तो ये जो है ये बेसिक ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि अक्सर कंप्यूटर स्टूडेंट्स के जहन में भी रहता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आज कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और फिर आपको आज उनके रिज़ल्ट की तरफ जाऊंगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो पहले आप वो लेक्चर देख के फिर इस पे आएँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसका क्या फ़ायदा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो उसमें ये कि आपसे सवाल पूछा जाए कि ट्रांसलेटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा होता है, जैसे यानी कि कोई यानी सी प्लस प्लस के अंदर कैसे प्रोग्राम काम कर रहा होता है, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। प्रोग्राम लिखने का मतलब जैसे आपको 2 + 2 4 करना है या क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करना है या कोई गेम बनानी है, तो उसके लिए बेसिक क्या है। उसके लिए बेसिक बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप छोटी क्लासेस में स्कूल जाते थे तो आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाई जाती है, जिसके ऊपर टॉप पे कोई चीज़ लिखी जाती है, उसके दरमियान में बॉडी लिखी जाती है और एंड पे कुछ लाइनें लिखी जाती हैं। अक्सर आपसे टीचर यही कहते हैं कि स्टार्ट और एंड हमेशा सेम रहता है, सिर्फ जो बॉडी होती है वो चेंज होती रहती है। यही काम होता है सी प्लस प्लस के अंदर भी। यानी कि हमने, अगर आप ये चीज़ सोच लें कि आपका काम असल में ये कि अगर आप उसके स्ट्रक्चर को एक दफ़ा समझ जाएँ, सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर को समझ जाएँ, तो आप किसी भी प्रोग्राम की बेसिक को समझ सकते हैं। उसके दरमियान में जो बॉडी है उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें उसका इनिशियल, यानी अगर सी प्लस प्लस में 3 कंपोनेंट्स है, इनिशियली और फिर एंड और फिर बॉडी, तो आप इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 2 हमेशा सेम रहते हैं, बस दरमियान से थोड़ी बहुत चेंजें आती है, इसलिए हम 2 के ऊपर फोकस करेंगे और उनके तमाम मीनिंग क्लियर करेंगे दरमियान वाले को छोड़ के, ताकि ये हो कि स्टूडेंट का एक कंपोनेंट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और वो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आए खुद उसको मॉडल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल आसान होता है कि जो बॉडी वाला स्ट्रक्चर होता है उसे करना, और मेन जो पॉइंट होता है यानी जो इनिशियल होता है और जो एंड होता है उसको समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। थर्ड वन जो है, मैं इसके बारे में ये आपको बताऊंगा कि आप जब सी प्लस प्लस है, जब हम इसके साथ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कितने तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं और हम कैसे डाउनलोड करते हैं, करने के बाद अपने कंप्यूटर में रख के उसके अंदर ये कुछ लिख के उसे हल करते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं
कि एडवांटेजेस ऑफ OOP क्या है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या एडवांटेज है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब मैं कल की वीडियो में चूँकि प्रीवियसली बता चुका हूँ कि आप ऑब्जेक्ट का मतलब वो ना लें। ऑब्जेक्ट का मतलब अभी आपको यहाँ पे कुछ क्लियर होगा और जो जो अगली वीडियोस में जाएंगे तो आप हर चीज़ को क्लियर आपको होता जाएगा। तो आपसे पूछा आज का जो सवाल है हमारा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो एक जस्ट कंपोनेंट है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर आ सकता है। जैसे कि कोई और लैंग्वेज आप सीख रहे हैं शायद उसके अंदर भी मौजूद हो, तो इसका प्रोसीजर हमेशा सेम रहता है। तो इसके 3 आपसे को पूछता है, तो मैंने कल भी इसके कुछ 4 इसके मेन पिलर बताए थे। आपने ये 3 इनको बेसिक याद रखें कि इसके अंदर जो होता है ये रिड्यूस कर देता है सक्सेसिबिलिटी टू एरर, यानी कि उसको एरर का जो ख़तरा होता है हमें उसको रिड्यूस कर देता है। यानी कि आपके पास जितना डेंजर होता है, मतलब जितना आपको ख़तरा होता है एरर का, उसको दूर करता है, यानी एरर के चांसेस इसकी वजह से कम हो जाते हैं। सेकेंडली, इजी रीयूज़, इसका इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल करना इजी होता है। मतलब ये कि आप देखें ना, एक चीज़ को कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, दोबारा इस्तेमाल किया। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, एक नात सुन रहे हैं, आपने क्या किया, उस नात को एक मोबाइल से दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया। ये मैं खाली एक वो उस वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपने जो कोई चीज़ लिखी हुई है उसका आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, और इसके लिए जो इसको मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा हाई किस्म की मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो मतलब ये कि हमें इसका ये फ़ायदा होता है। इसका ये भी फ़ायदा है कि आप लोगों को एक दफ़ा ये सीखने के बाद डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मूव करते हैं, जब ये कंप्यूटर के बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में आप समझना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने बस ये सवाल का आपको जवाब देना थोड़ा बहुत आता हो, और इसके बाद जो है आपसे पूछा जाए कि ट्रांसलेटिंग C++ प्रोग्राम, कि C++ प्रोग्राम को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट मीन, आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ना आपने एक एग्जांपल लेनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, वो है IDE। IDE कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो वर्ड है E, मुझे अभी इसका एब्रीवेशन मुझे याद नहीं है कि क्या आता है वो, ठीक है, इन्वायरमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये चीज़ होती है, यहाँ से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा और प्रोग्राम के साथ इसको लिंक करूँगा ताकि अगले लेक्चर से आपको आसानी होना शुरू हो जाए। तो आपने क्या कहा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे मैं अभी एक घर में खड़ा हूँ, इस घर का मकसद यही है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे मेरे लिए किचन है, मेरे लिए बाकी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसी घर को छोड़ के दूसरे घर में जाता हूँ, बिल्कुल यही चीज़ें हैं लेकिन उनका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे उसके बनने का घर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जैसे C++ लिखने के लिए स्क्रीनें मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, यानी कि आपके मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन उनमें से जैसे ना उनकी, जैसे आप जाते हैं ना बैंक में ATM मशीन देखते हैं, एक बैंक की ATM मशीन और दूसरे बैंक की ATM मशीन काम तो एक तरह करती है, लेकिन उनको देखने के लिहाज से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरीके से C++ जो है वो आपके पास एक होती है ओल्ड IDE। ओल्ड IDE मीन के पुराने, पहले जब हम C++ इस्तेमाल करते थे तो हम टर्बो C++ यूज़ करते थे। टर्बो C++ जो है आजकल भी मौजूद है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करना एज़ कम्पेयर टू जो न्यू IDE है, IDE मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने अपना मोबाइल ऑन कर लिया, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लें कि वो जो आप ये वाला टर्बो डाउनलोड करेंगे तो उसकी स्क्रीन का स्टाइल कुछ और होगा, दूसरा आप डाउनलोड करेंगे तो उसका स्टाइल कोई और होगा। बेसिक मेरा आपसे सवाल ये है कि IDE किस चीज़ को कहते हैं? तो आप कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो मैं पूछूं इसका मतलब क्या है? तो आप कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमने एक तरह का जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसकी स्क्रीन कुछ और तरह की दिखाई देती है, उस कोड को जब हम रन करते हैं तो जो आउटपुट आती है वो तो सेम आ रही है, दोनों जो भी हम डाउनलोड की,
लेकिन पीछे से प्रोग्रामिंग करने में थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? जितनी पुरानी आप किसी सॉफ्टवेयर में जाओगे उतना वो डिफ़िकल्ट होगा, वक्त के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो अब आपसे को पूछता है कि जो C++ आप यूज़ कर रहे हो कौन सी कर रहे हो, तो आप कहते हैं जी मैं टर्बो C++ यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा मैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में मैं टर्बो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैंने उसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। या फिर न्यू जो आजकल हैं वो है कोड ब्लॉक या फिर डव C++। डव C++ जो है वो कोड ब्लॉक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डव C++ भी। डाउनलोड करने का तरीका आप यूट्यूब पे जाते हैं, कहते हैं कि हाउ टू डाउनलोड डव C++, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने डव C++, मैंने खुद अपने यहाँ पे आपको डाउनलोड करना भी सिखाई हुई है, इसको डाउनलोड किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो स्क्रीन का जो आपके सामने लैपटॉप पे आएगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, उसमें कॉपी पेस्ट और इन बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन होंगे और उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होगी, जो कि वक्त के साथ उसमें बेहतरी आ रही है। तो मेरा आपसे जो सवाल बना है कि IDE किस चीज़ को कहते हैं, तो आपने कहा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, और इसमें एक आपने टर्बो पढ़ा, दूसरा जो है वो ब्लॉक कोड पढ़ा, और तीसरा कोड ब्लॉक पढ़ा, और तीसरे को डव C++ कहते हैं, जिसमें से मैंने आपसे कहा कि आप लोग डव C++ डाउनलोड करें। बाकी जो प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखाऊंगा वो तकरीबन सब में सेम होगी, थोड़ा बहुत एक कोई लफ्ज़ शायद टर्बो में ज़्यादा यूज़ करना पड़े, लेकिन इसको चलाना और इसको इस्तेमाल करना आसान होता है। अब यहाँ तक तो आपको ये पता। अब याद रखिए कि ये जो आपको पता है, अब आप मैंने इन तीनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर जो है आपके लैपटॉप में मौजूद है। अब आपने उस लैपटॉप के ऊपर जब कोई चीज़ आप स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं, जहाँ पे लिखते हैं, तो वो जो स्क्रीन पे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, तो आप लिख रहे होते हैं, तो वो जो लिख रहे होते हैं हम कहते हैं वो लिखने वाला प्रोसेस क्या हो रहा होता है, सबसे पहले उसको हम कहते हैं एडिटर। एडिटर मीन जिसके ऊपर आप वो लिख रहे होते हैं, यानी वो जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे। अब एडिटर के नीचे ये चीज़ आपको अभी यहाँ से क्लियर होगी कि एक होती है हेडर फाइल और एक होती है सोर्स फाइल। अच्छा, हेडर फाइल क्या होती है कि एक ऐसी फाइल जो आइंदा आपको पता हो, आपसे सवाल पूछा जाए कि हेडर फाइल होती क्या है, ये बहुत ही अहम कंपोनेंट हैं C++ के लिए। हेडर फाइल इसको कहते हैं जिसके पीछे ऐश लगा होता है और आगे इंक्लूड और ये एंगल ब्रैकेट्स हैं। यहाँ से लेस देन लिखा हुआ है, यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज हुई है, और दरमियान लिखा हुआ है IO स्ट्रीम। मैं इनके एक एक मीनिंग के ऊपर जाऊँगा, और ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप लोगों का मतलब ये कि अगर आप इसके ऊपर इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी भी C++ के अंदर इशू नहीं आना, क्योंकि ये बेसिक है। यानी कि आप लोग बस फिर थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते जाएंगे तो आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे, आप लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आप लोग गेमिंग करना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें के लिए ये चीज़ें बेसिक हैं। तो अब आपके पास ये हो गया कि इंक्लूड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐश, ये लिखा हुआ है सैम्पल प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का सैम्पल ऐसे होता है, यानी कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो इस तरह के कुछ लिखना पड़ता है। अच्छा, क्या हमेशा ऐसे लिखते हैं? जी, हमेशा हम यही चीज़ें लिखते हैं, सिवाय इसके कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखते हैं उनको हम बदलते रहते हैं। शुरू वाली चीज़ें यही रहती हैं, और शुरू में कुछ चीज़ें और भी हम रखते होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट चीज़ें हम शुरू में यूज़ करते हैं उनके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो शुरू में सबसे पहली लाइन लिखी जाती है, इसके पीछे ऐश लिखा जाता है। याद रखिएगा, इस ऐश को कहते होते हैं प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर, यानी ऐश। आइंदा के बाद ये लिखा हुआ नज़र आए तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? ऐश जो है वो है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मीन टू से कि ये इसको प्री प्रोसेस करता है, और उसके बाद ये लिखा हुआ इंक्लूड, मतलब शामिल करें। एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा है IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं फ्लो को, कोई चीज़ जब फ्लो करती है तो उसको स्ट्रीम कहा जाता है। इनपुट आउटपुट मीन कि देखें, कुछ चीज़ें आपने कंप्यूटर को देनी होती हैं और कुछ चीज़ें आपने कंप्यूटर से लेनी होती हैं। जो चीज़ें आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उनको कहा जाता है इनपुट, और जो आप वापस ले रहे होते हैं उनको आउटपुट कहा जाता है। लेकिन जब आप लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप बासियत एक प्रोग्रामर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त चूँकि प्रोग्रामर कंप्यूटर को खुद इनपुट भी दे रहा होता है और आउटपुट का तरीका भी खुद बता रहा होता है। लेकिन जो यूज़र होता है वो सिर्फ आउटपुट, यानी थोड़ी सी इनपुट दे के आउटपुट लेता है। लेकिन जो आप लोग हैं, जो आपको इस स्टेज पे पहुंचना है कि आपको इनपुट देना और आउटपुट लेना दोनों आते हों, तो अब आपको सबसे पहली लाइन हमेशा आनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बच्चों हेडर फाइल। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ दिस, तो आप कहते हैं ये क्या है? हेडर फाइल है।
अब याद रखिएगा कि ये जो है लाइन है ऊपर ऐश इंक्लूड एंगल के अंदर आई ओ, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इसका मतलब है कि इनपुट भी काम करो आउटपुट भी काम करे, मतलब हम नीचे जब काम करें तो ये वर्क करें, और स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो करे, काम करे, और ब्रैकेट बंद कर ली। याद रखिएगा कि अगर आप लोग डव C++ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे लिख लें, लेकिन अगर आपने टर्बो इंस्टॉल की हुई है तो यहाँ .h डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h डाल देते हैं। तो मतलब ये कि ये जस्ट आजकल चूँकि ये लेटेस्ट सिस्टम है, जो कि ये जो डव C++ है ये ज़्यादा इम्प्रूव है, तो उसमें इस .h वाले लफ्ज़ को हटा दिया गया है, तो इसलिए आपने यहाँ पे ये लिख लिया। दोनों सेम चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, खाली जो आपने जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरी लाइन जो होती है हमेशा इसकी आपको समझो, उसको कहते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। अब आपने समझना है यूजिंग नेम स्पेस STD का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब आप ये समझें कि आपने क्या करना है, ये लाइन नहीं लिखनी और कंप्यूटर के ऊपर जाके लिखे, वर्क करे, एकदम से वो आपको एरर देगा। एरर क्यों? कि यहाँ पे हम उसको बताते हैं, इस लाइन से ये बात बताते हैं कि तुमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। अब आपको मैं समझा दूँ कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से क्या मुराद है। असल में ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं। स्टैंडर्ड मीन कि जैसे आप लोगों ने, आप कॉलेज में आए हैं, अब जब आप स्टैंडर्ड कॉलेज में आप आए हैं तो अब आपसे ये कहता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि यानी कि मैंने आपको ये समझा दिया कि मैं आपसे कहता हूँ, यानी मैं कोई मिसाल ले लेता हूँ, मैंने इस मार्कर का नाम मैंने कुछ रख लिया, कुछ और रख लिया, मतलब मैंने इसका नाम मार्कर रखा हुआ है लेकिन दूसरे कॉलेज वाले इसे पेन कह रहे हैं। तो मैं अगर स्टूडेंट से कहूँ कि बेटा जाओ जाके मार्कर ले आओ, तो वो ही स्टूडेंट जाके मार्कर ले आएगा और दूसरे कॉलेज वाले कहेंगे कि बेटा जाके पेन ले आओ, तो वही स्टूडेंट जाके पेन उठा के ले आएगा। अब बात यह है कि यानी कि समझने की बात यहाँ पे ये है कि हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं। अब नाम जब हम दे देते हैं तो एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं जब, यानी जैसे मैं यहाँ पे सी आउट का वर्ड यूज़ करता हूँ, इसका मैं मतलब समझाऊँगा आपको। ये जो सी आउट है जिसको हम कहते हैं कंसोल आउटपुट, यानी कि मैं बहुत सारे वर्ड्स एक साथ बता रहा हूँ तो आप लोगों ने इन्हें नोट करना है ताकि अगली वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है कंसोल आउटपुट, और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं प्रोग्रामिंग के से, क्योंकि वो बेसिक नहीं समझ रहे होते। बाकी तो करना बहुत आसान है, जस्ट इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छा प्रिपेयर करें, आप इंशाल्लाह C++ की कोई भी बुक पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट, मतलब कंसोल आउटपुट। अच्छा, कंसोल का मतलब होता है किसी को सहारा देना या कि इस तरह की बात है। जैसे मैं ना किसी को कंसोल कर रहा हूँ, मतलब ये कि मैं उसे मतलब अप्रिशिएट कर रहा हूँ, दाद दे रहा हूँ, ऐसे। तो मतलब ये यानी मैं इस सारे प्रोग्राम को जोड़ूंगा और तरतीब बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत सारे लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐश बताया आपको, इस लाइन का नाम मैंने बताया कि इसको एडर फाइल कहा जाता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये वाली लाइन प्रोग्राम में लिखना क्यों ज़रूरी होती है। अगर आप ये वाली लाइन प्रोग्राम के अंदर लिख देंगे तो वो नीचे जाके जहाँ पर आप सी आउट लिखेंगे तो वो ये समझेगा कि मैंने सी आउट करना है, मतलब मैंने कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है। लेकिन अगर आप ये लाइन हटा देंगे तो वो ये समझेगा कि सी आउट पता नहीं क्या चीज़ है। यानी कि ये जो है ना, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से हमने दो कंपोनेंट उठाए हुए हैं, सी आउट और सी इन। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी आपको समझो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होती है वो C++ के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ लफ्ज़ हमने उनको मुख्तस किया हुआ है। जैसे देखें मैंने लिखा ना सपोज स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट लिखूँगा तो वो खुद समझ जाएगा कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। क्यों समझेगा? क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्क्वायर रूट समझा के रखा हुआ है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। तो वो चूँकि पहले से लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, वरना वैसे अगर एक बच्चा है वो कभी मैथ पढ़ने स्कूल गया ही नहीं, तो आपसे कोई कहता है कि यानी कि अंडर रूट जो ऐसे लिखा होगा SQRT ये लिखा होगा, तो उससे कोई कहेगा कि वो खाली इंग्लिश पढ़ना चाहता है, मैथ नहीं जानता। लेकिन ये कि ये स्क्वायर रूट 2 का क्या मतलब है, लेकिन वो कहेगा स्क्वायर रूट 2 का मतलब स्क्वायर रूट 2 ही है। लेकिन जो मैथ पढ़े हुए लोग होंगे वो कहेंगे कि इसका 1 पॉइंट समथिंग इसका मतलब होगा।
यानी उनको उसके आउटपुट का पता होता है। तो इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें रखी होती हैं जो पहले से प्री डिफ़ाइन की होती हैं, जो हमसे भी पिछले प्रोग्रामर्स होते हैं उन्होंने की होती है और हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये वाली लाइन जो है हमें ये वाली लाइन इस नीचे वाले प्रोग्राम को ये बात बताती है कि जो लफ्ज़ नीचे मैं यूज़ करूं वह स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से जाके देखे और जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में रखा हुआ है उसी के मुताबिक वर्क करे। अब स्टूडेंट अगला सवाल ये पैदा होता है कि जी मुझे प्रोग्रामिंग की पहली लाइन भी लिखना आती है, दूसरी भी, और मुझे इनके मतलब भी समझे कि पहली लाइन इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि वो नीचे इनपुट को भी पढ़ेगा आउटपुट को भी पढ़ेगा, और इसका मतलब ये है कि वो इनपुट और आउटपुट का मतलब वही लेगा जो किसी पिछले प्रोग्रामर ने उसको समझाए हुए हैं। और उसके बाद ये वाली जो लाइन होती है तीसरी, इसको समझिएगा। यहाँ पे मैं चूँकि आगे जाके आपको यहाँ पे सिखाऊंगा INT या वो इस तरह के कुछ और वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो समझाना चाहूँगा वो है मेन और ये खाली ब्रैकेटें। ये बेसिकली इसलिए डाला जाता है, आप देखेंगे प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा मेन और ये जो ब्रैकेटें हैं इनका क्या वर्क है। याद रखें कि मेन और उसके साथ जो ब्रैकेट्स हैं ये ब्रैकेट वर्क कर रही होती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोग्राम जो होता है जब हम इन ब्रैकेटों के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, ये जो ब्रैकेटों के अंदर चीज़ लिखी होती है इसको उसकी बॉडी कहा जाता है। ये जो चीज़ होती है जैसे बॉडी के अंदर, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है, मैं तीसरी फ्लोर पे अभी खड़ा हूँ, तीसरी फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, तो मैंने क्या करना है जी, मैंने एक बच्चे को भेजा कि बेटा तुम जाओ जाके कुछ चीज़ें लेके फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ के आओ। अब ये क्या होगा, वो बंदा क्या करेगा, पहले एक चीज़ उठाएगा, यहाँ से निकलेगा, दुकान से जाएगा, एक चीज़ लेगा, फिर आके फर्स्ट फ्लोर पे रखेगा, थर्ड पे नहीं चढ़ के आएगा। मतलब प्रोग्राम यहाँ से, इस मेन का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम को समझ आ चुकी होती है कि मैंने ऊपर नहीं जाना, मैंने यहाँ ही अंदर ही वर्क करना है, यानी मैंने इन ब्रैकेटों के अंदर ही रहना, इधर ही काम करूँगा, जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म होता मैं इधर ही रहूँगा, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँगा। मतलब इस चीज़ को मैं बार बार रीड नहीं करूँगा, एक दफ़ा ही, पहली दफ़ा ही यहाँ से गुजरेगा यानी प्रोसेस होगा, अगली दफ़ा ब्रैकेटों के अंदर ही प्रोसेस होगा। और क्यों होगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है मेन और साथ में ब्रैकेट, मतलब कि असल काम तुमने यानी ऊपर से एक ही दफ़ा पढ़, ये कॉमन है, नीचे से काम को अंजाम दे। अब स्टूडेंट आपको पता चला कि आपको 3 लाइनें आती हैं प्रोग्राम की। अब आपने देखना है कि ये ब्रैकेटें क्यों डालते हैं, कर्ली ब्रैकेट डाला करते हैं। ये ब्रैकेट हमेशा डाली जाती है और प्रोग्राम के अंदर 2 चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे है सी आउट, यहाँ पे मैं आपको 2 लाजमी तौर पे 2, एक होता है लेस देन और एक होता है 2 लेस देन है 2 ग्रेटर देन है। अगर लेस देन होगा तो उसको हम अपनी ज़बान में यानी कि उसको इंसर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसर्शन। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं, इंसर्शन। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शंस। अब ये कि आपसे मैं पूछूं कि लेस देन 2 पढ़े हों तो इसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे इसको इंसर्शन कहा जाता है। और मैं पूछूं कि ग्रेटर देन के 2 पढ़े हों तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन। आप याद रखिएगा कि इंसर्शन कहाँ यूज़ होता है और एक्सट्रैक्शन कहाँ यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, इंजेक्शन लगा रहा हूँ किसी बंदे को। जब मैं इंजेक्शन लगाता हूँ तो डेफिनेटली मैं कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहा हूँ, यानी उसके अंदर उसको डाल रहा हूँ। तो जब मैं कोई चीज़ किसी में इंजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, यानी मैं जब इंजेक्ट करूँगा तो मैं यूँ लिखूँगा, यानी सी इन लिख के यहाँ पे सी इन, तो मैंने ऐसे डालूँगा और इस साइड पे मैं कोई चीज़ लिखूँगा, सपोज़ मैंने लिख दिया 2 या मैंने लिख दिया A। अब याद रखें कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि आपने A जो है वो यहाँ पे सी इन, तो यहाँ पे आपने लिख लिया A, यानी कि आपने क्या कर दिया, उसमें A जो है वो इसके अंदर इन कर दिया है, यानी इंजेक्शन लगा दिया है, ऐसे लिख। आउट का मतलब होगा, यानी कि जैसे कि इधर से देखें लिखा हुआ एंजॉय यूर सेल्फ। एंजॉय यूर सेल्फ जो है वो यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। बाहर निकला मीन कि ये जो ब्रैकेटें हैं ये बता रही है यहाँ से बाहर निकला है, और ये यहाँ पे बता रहा है कि सी इन से ये जो चीज़ है ये क्या हो रही है,
इन हो रही है। मगर आपको ये मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, सिंपली आपने इतना करना है कि यहाँ पे जब ये दो छोटी ब्रैकेटें पड़ी हुई हों, एंगल्स जो हैं ये अगर इस तरह दो लेस देन हों तो उसका मतलब होता है सी आउट के हमेशा आगे ये लिखा जाता है और सी इन के आगे हमेशा यही लिखा जाता है, ये सिंबल। तो यानी ये इनके साथ ये लिखा जाता है। लेकिन अगर याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग करते वक्त आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मैंने कुछ बातें बता दूँ, सी आउट किस चीज़ को कहते हैं, आप कहते हैं कंसोल आउटपुट को कहते हैं। एंड एल कहीं लिखा हो ENDL तो इसका मतलब होता है यानी कि लाइन एंड करना। और फिर याद रखिए कि अगर ये शुरू वाली लाइन ना यूज़ करें, यानी यूजिंग नेम स्पेस STD अगर प्रोग्राम में आप गलती से नहीं लिखते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे सी आउट लिखेंगे वहाँ पीछे STD और ये 4 नुक्ते डाल देंगे और फिर यहाँ पे भी STD और 4 नुक्ते। तो इसका मतलब है कि हमें बार बार STD लिखने के बजाय ये वाली लाइन लिखना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होती है। मैं अभी जो है इसको जो है अभी तक मेरा ये रहता है और मेरे पास मोबाइल की तरफ से ये मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी बैटरी लो है। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये मैं बता दूँ कि होता क्या है, वर्क कैसे होता है। अगले प्रोग्राम में जाके आप उसको बड़े आराम से समझेंगे। वर्क कैसे होता है कि C++ की जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो यही लाइनें लिखते हैं। हालांकि सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ ब्रैकेटों के अंदर चेंजिंग करते हैं जिसके ऊपर ये वाली जो लाइनें होंगी ना, इनके ऊपर मैं अगली वीडियो में फ़ोकस करूँगा। मेरा जो फोकस करने का मकसद है ये पहली वाली 3 लाइनें लिखना और ये ब्रैकेटें का डालने का मकसद है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आज का जो लेक्चर है क्या फ़ायदे हैं OOP के, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कहते हैं, क्या फ़ायदे हैं। दूसरा है ट्रांसलेटिंग C++ प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम कैसे ट्रांसलेट होता है इसको हम देखने लगे हैं। सबसे पहले एक एडिटर है। एडिटर मीन आपके पास कुछ चीज़ खुली हुई है, उसके अंदर आपने कुछ ऐड किया। अच्छा, वो जो ऐड आपने कुछ लिखा उसको हम कहते हैं सोर्स फाइल, और एक होती है हेडर फाइल। आपसे कहा जाए अच्छा ये फाइलों के नाम है, क्या है ये फाइलों के नाम है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है ये, तो मैं कहता हूँ इसका नाम मैंने एक फ़ाइल का नाम रख लिया कि ये फ़लाँ फ़ाइल है। इसी तरीके से कुछ फ़ाइलों के नाम याद रखिएगा, एक होती है सोर्स फाइल, एक होती है हेडर फाइल और एक होती है ऑब्जेक्ट फाइल, और नीचे भी है एग्जीक्यूशन फाइल। मैं इन सब के मतलब आपको बता देता हूँ और ये कैसे वर्क करते हैं वो भी बता देता हूँ। होता ये है कि एडिटर मीन के आप स्क्रीन पे कुछ लिखा ओके, वो जो लिखा आपने उसको सोर्स फाइल कह दिया। और एडर फाइल क्या होती है, वो जो शुरू वाली ये वाली लाइन है इसको एडर फाइल कहते हैं। जो आपने सोर्स फाइल क्या होती है, वो फाइल जिसके पीछे ये चीज़ नहीं लिखी जाती, ऐश नहीं लिखा जाता। ओके, ये जो ऐश होता है ना बेसिकली ये एक होता है कंपाइलर को मैसेज देता है कि मैं C++ हूँ और मुझे रन करो, मतलब मुझे चलाओ, क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपाइलर मौजूद होते हैं। तो यानी कि उसको पैगाम देने के लिए ये प्री प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट आपका सवाल ये है कि दो तरह की, एक सोर्स फाइल है और एक हेडर फाइल है, मतलब एक ये फाइल है और एक वो चीज़ जो आपने लिखी, वो दोनों आपस में जुड़ी, ऐसे करके जुड़ी, और वो जुड़ी तो जाके किससे मिली, कंपाइलर से। यानी ये दोनों आपस में जुड़ के कंपाइल हो गए मिक्स हो गई। अच्छा, मिक्स होने के बाद आपके पास क्या बनी, ऑब्जेक्ट फाइल। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट फाइल, तो आप कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल बेसिकली एक ऐसी फाइल है जो सोर्स फाइल और हेडर फाइल को लिंक करवाती है, किसके साथ, लिंकर के साथ मिलाती है। लिंकर मतलब लिंक करवाती है। तो अब आपसे पूछा जाए कि C++ प्रोग्राम कैसे काम करता है, आप कहते हैं हम स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ लिखते हैं एक, और एक हेडर फाइल होती है और एक होती है सोर्स फाइल। सोर्स फाइल समझ लेंगे आपने कोई चीज़ लिखी है, वो एक सोर्स फाइल है। हेडर फाइल वो है जो आपने ही लिखी है लेकिन वो इस टाइप से लिखी है। उन दोनों को कंपाइलर ने आपस में मिलाने के बाद एक चीज़ बनी, उसको हमने कह दिया ऑब्जेक्ट फाइल। अब ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्या करती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जाती है। अब लाइब्रेरी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है और उसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरियाँ होती हैं। जो चीज़ आपने लिखी होगी वो कहीं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उठाएगा या किसी और लाइब्रेरी से जाके पूछेगा कि ये जो ऊपर मुझे बंदे ने बताई है बात, वो बात कैसे वर्क करेगी। तो मतलब ये कि ये यहाँ से लेंगे और इनको आपस में वहाँ पे लिंक करके जाके क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक फ़ाइल बन जाएगी जो एग्जीक्यूट होने के काबिल हो जाएगी, जो कि आपके देखने और इस्तेमाल करने के काबिल हो चुकी होगी। तो ये तरीक़ाकार होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि C++ कैसे वर्क करता है। तो आप कहते हैं कि C++ ऐसे वर्क करता है कि सबसे पहले हम लोग एडिटर पे हेडर फाइल लिखते हैं और एक सोर्स फाइल, वो आपस में मिलते हैं, कंपाइलर उनको मिलाता है तो एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है उसके अंदर जो वर्डिंग हुई होती है, उन वर्डिंग में से
कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से लिए गए होते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मीन एक ऐसा खाना होता है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें हमने पहले से डिफ़ाइन की होती हैं, या कोई अदर लाइब्रेरीज़ भी होती हैं जिनके बारे में हम बाद में जाके पढ़ेंगे। और ये जो है ना, वहाँ से जो आपने चीज़ें लिखी होती हैं वहाँ से जाके पता करते हैं और फिर लिंकर इनको आपस में लिंक करके उसको किसी कारमद फ़ाइल के तौर पे, यानी एग्जीक्यूटिव यानी चलने वाली फ़ाइल के काबिल बनाता है। उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। और प्लीज़ वीडियो के नीचे जो है मुझे इस बात का श्योर होना चाहिए कि आप लोग लेक्चर कम्प्लीटली देख रहे हैं, तो ताकि ये हो कि नीचे कमेंट ज़रूर करें इस बारे में कितनी हद तक आपको इसकी समझ आई है और किस हद तक आपके मसला आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।